Hello everyone. So in the previous class we were studying chi-square test. Okay, and as I told that ANOVA analysis of variance is used to perform statistical testing on numerical data. But if we are available with the categorical data, then we are not going to apply ANOVA over it. In place, we are going to apply chi-square test over it. Fine. तो जो chi square है I did told in the previous class also एक इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका था और यहाँ पे we are going to find the relationship between two categorical variables. Okay, so specifically for categorical variables you have to apply chi square. और कंपैरिजन किस बात का करना है? What comparison you are going to perform here? The comparison is to be made for for the observed frequencies of the categories in contingency table to the frequencies that would be expected if the variables were independent. अच्छा, तो यहाँ कुछ टर्म्स ली गई हैं. देर आर सर्टन नेम्स विच आर बीन टेकन हियर. कंटिंजेंसी टेबल. Okay, so yesterday you have seen a data and in that particular data हमने काउंटिंग करी थी. वही कंटिंजेंसी टेबल है. रो एंड कॉलम वाली जो काउंटिंग करी थी ना, वही कंटिंजेंसी टेबल है. तो ये उसी के बारे में कह रहा है. वी आर गोइंग टू कंपेयर द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज. ओके, observed frequencies of the categories in the contingency to that of the expected if the variables are independent of each other. ओके, तो भाई ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और पता करना पड़ेगा मुझे. ऑब्जर्व्ड क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड क्या कह रहा है, कंटिंजेंसी टेबल क्या होती है. हालांकि दिखाई तो सही बना के, लेकिन क्या होती है अभी मेरे को समझ में नहीं आ रही. हाँ, इतना समझ में आया सर कि आप कह रहे हो कि कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बीच में यदि डिफरेंस निकालना है, ठीक है, मुझे यदि कोई टेस्ट अप्लाई करना है, डिफरेंस बोले तो रिलेशनशिप बिटवीन द टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स, तो मुझे शी स्क्वायर टेस्ट लगाना है. वो कैसे लगाया जाएगा, क्या उसके टर्म्स हैं, थोड़ा सा और बताइए आप. ओके, तो भाई पहले आपको हाइपोथेसिस डिफाइन करना पड़ेगी, जिसको आप नल हाइपोथेसिस बोलोगे, और ये कहोगे कि कैटेगरिकल वेरिएबल्स में कोई रिश्ता नहीं है. देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द कैटेगरिकल वेरिएबल्स. दिस इज योर हाइपोथेसिस. और अल्टरनेट में बोलोगे नहीं है, there is a relationship between the categorical variables. That you will say in alternate hypothesis. Okay, यही स्टेटमेंट्स होंगी H0 की और H1 की. फिर सिग्निफिकेंस लेवल, ये आपको पता है, ये वो वाला एरिया या वो वाला रीजन है जहां पर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकती है ना. लेट अस अज्यूम 0.5 यानी 5%. ठीक है, ऐसे चांसेस हैं कि आपने जो कहा H0 में वो रिजेक्ट हो जाए. बाकी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है. ठीक है, वहां पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, रिजेक्ट नहीं होगी, इट विल बी एक्सेप्टेड. ठीक है, ऑलराइट. तो भाई बात हुई. फिर फिर क्या है नेक्स्ट, कंटिंजेंसी टेबल. तो ये कंटिंजेंसी टेबल क्या है? व्हाट इज दिस कंटिंजेंसी टेबल? तो भाई कंटिंजेंसी टेबल इज prepared that display the observed frequency of the categories of each variable. We are having the rows representing one variable and columns representing the another variable. So it is an intersection of these variables, है ना. आपने रो में ले लिए, आपने कॉलम के अंदर वेरिएबल ले लिए, और जो भी इनकी एंट्री या काउंट है उनसे आप यहां पर फिलअप करोगे, तो जाके ये टेबल बन जाएगी. इसको अपन कंटिंजेंसी टेबल बोलते हैं. ठीक है, फाइन. बात करेंगे और आगे इसको लेकर.
इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली जाती है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फॉर ईच सेल अंडर द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन द वेरिएबल, यानी ये मान के चलो कि दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो। सो द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर बेस्ड अपॉन द रो एंड कॉलम टोटल। वो एक्सपेक्टेड है, रो का टोटल करो, कॉलम का टोटल करो, दे आर सेट टू बी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। देन कैलकुलेट द शी स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक, यानी compute the chi square test statistic by summing up the square difference of the observed and the expected। तो observed और expected के बीच के difference का square का sum करो, that is the chi square test statistic। ये करना पड़ेगा आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है इसके अंदर। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यही है, आप समझते हैं कि एक फीचर दूसरे फीचर से इंडिपेंडेंट हो, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स इन द कंटिजेंसी टेबल। कितने रो और कॉलम है कंटिजेंसी टेबल में, उसके हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली जाती है। ओके, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम वन इज वन लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द रोज एंड द कॉलम्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जितने भी रो हैं, जितने भी कॉलम है, ठीक है, -1 जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो इट इज वन लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ दीस रोज एंड द कॉलम्स। एक एक कम करना रो एंड कॉलम में से, देन इट इज सेड टू बी डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू से टेस्ट स्टैटिक की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ये काम हमने अनोवा में भी करा था। अनोवा के भी कई स्टेप थे दैट वी हैव फॉलोड। यहां पर भी ये स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करना पड़ेंगे। वो देखते हैं, न्यूमेरिकल है मेरे पास, करवाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक, तो कंपेयर करोगे क्रिटिकल वैल्यू को, ठीक है, एंड यू विल बी using the chi square distribution with an appropriate degree of freedom to find a critical value। ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द टेस्ट स्टैटिस्टिक। ये आप करोगे। इफ द टेस्ट स्टैटिक इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल, है ना, यदि क्रिटिकल से बड़ी आती है, देन देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास काफी सबूत हैं उसको रिजेक्ट करने के। यदि बड़ी आती है तो, और यदि छोटी आती है तो नहीं कर सकते। और यहां पर पी वैल्यू भी निकाली जाएगी, वही प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ये दिस इज एसोसिएटेड विद द टी स्टैटिस्टिक। द प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल बी एसोसिएटेड टू द टी स्टैटिस्टिक। ये निकाली जाएगी। ओके, इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टी स्टैटिक वैल्यू एज एन एक्सट्रीम, एज अ मोर एक्सट्रीम देन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो भाई पी वैल्यू या प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, ठीक है, ये आप जब वो प्लॉट बनाते हो ना ऐसा करके, डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऐसा करके, तो आप ये देखते हैं ना कि ये अपना सिग्निफिकेंस लेवल है, ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है। तो ये जो वैल्यू होती है, ये आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। इससे छोटा तो सिग्निफिकेंस में आ गया, इससे बड़ा तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, हालांकि अभी मेरे पास कैटेगरिकल वैल्यूज हैं, और कैटेगरिकल का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल वाली ये तो बात हो नहीं सकती। कैटेगरिकल का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल थोड़ी ना होगा, कंटिन्यूस वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ उसने कहा ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं। तो पी वैल्यू की बात हुई है। पी वैल्यू जो है, इट इज एसोसिएटेड विद द टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये आप जो टेस्ट लगाओगे ना, जो टेस्ट का फॉर्मूला है उससे एसोसिएटेड है ये पी वैल्यू, और ये रिप्रेजेंट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेस्ट स्टैटिक एज एक्सट्रीम, as more extreme than the observed value, assuming that null hypothesis is true। मतलब मान के चल रही कि भाई नल हाइपोथेसिस ट्रू है, एक्सट्रीम ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यू, ये अज्यूम करके चलती है। और पी वैल्यू यदि कम होती है देन द सिग्निफिकेंस, तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो पी वैल्यू आप कुछ कंसिडर कर रहे हैं तो देखिए कितनी कंसिडर करिए, 0.5 कंसिडर करिए, वॉट एवर यू हैव कंसिडर्ड द पी वैल्यू। तो अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या करना है, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर बात करेंगे इसके केस में। वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन्स, ड्रॉ कंक्लूजन्स, ठीक है, बाय कंपेयरिंग द टेस्ट स्टैटिक टू द क्रिटिकल वैल्यू और द पी वैल्यू। ठीक है, यदि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि यू आर हैविंग अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है। और यदि नल हाइपोथेसिस यदि रिजेक्ट हो रही है तो है, और यदि रिजेक्ट नहीं हो रही है, दैट मींस वी आर हैविंग इनसफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी उनके बीच में वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं है।
तो हमने मान के ये चला था ना, हमने क्या मान के चला था? what what we assumed there in case of your hypothesis? ठीक है, क्या माना था हमने? हाइपोथेसिस क्या थी? वी टोल्ड कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें कोई एसोसिएशन नहीं। सो इफ योर हाइपोथेसिस, यदि आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है तो दैट मीन्स वेरिएबल्स में कोई एसोसिएशन नहीं है, और यदि रिजेक्ट हो रही है तो उनके बीच में क्या है? एसोसिएशन है। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होता है। फाइन, लेट्स प्रोसीड अहेड। जो भी पॉइंट्स थे वो एक जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे। वट एवर आई टोल्ड अबाउट ना, दैट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। ओके, सो अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। विल टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल। सो शी स्क्वायर टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि कोरिलेशन बताती है कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बीच में। ओके, एंड वी आर यूजिंग इट इन फॉलोइंग सिनेरियोस, यानी कि इफ द जेंडर प्लेसेस अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल। एंड टेस्ट वेदर इन अ सिटी देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन अ सेगमेंट ऑफ कार परचेज डिसीजन। ठीक है, एक ये भी जो है आपका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, वन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस कुड ऑल्सो बी देयर। ठीक है, फाइन। तो भाई क्या है, एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं, अपन देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, समझेंगे। फाइन, तो चलो देख, पहले अपन कुछ बेसिक प्रॉब्लम उठाते हैं। कॉइन लेते हैं, लेट्स कंसीडर अ कॉइन। अब क्या हुआ, लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल। डिटरमाइन वेदर द कॉइन इज फेयर और अनफेयर। ये डिटरमाइन करिए कि कॉइन फेयर है या अनफेयर है। आपने कॉइन को टॉस करा, हेड आया, फिर से कॉइन को टॉस करा, फिर हेड आया, फिर से कॉइन को टॉस करा, अगेन हेड केम, फिर कॉइन को टॉस करा, टेल आया। दैट मीन्स इफ यू टॉस द कॉइन फॉर द 5 टाइम्स, 4 टाइम्स हेड आया, 1 टाइम टेल आया, आप बोलोगे यार ये तो बायस है, ये हेड ज्यादा देता है, सो दिस इज अ बायस्ड कॉइन, दैट्स व्हाट यू विल से। ओके, तो इसमें ज्यादातर हेड आ रहे हैं और एक बार टेल आ रहा है, तो भाई ये तो बायस कॉइन हो गया। ठीक है, अब चलो मान लीजिए 50 टाइम्स आपने कॉइन को टॉस करा, 25 टाइम्स हेड आया, 25 टाइम्स टेल आया। नाउ यू विल से यार मेरा जो कॉइन है ना वो तो परफेक्ट कॉइन है, दैट मीन्स गेटिंग हेड एंड टेल 50-50% चांसेस हैं। आई कैन गेट अ हेड, आई कैन गेट अ टेल, देयर इज अ 50-50% चांसेस फॉर दैट। तो मेरा कॉइन तो अच्छा है, बायस नहीं है, अनबायस्ड है। 25 टाइम्स हेड आया, 25 टाइम्स टेल आया, माई कॉइन इज अनबायस्ड। दिस इज अ परफेक्ट सिनेरियो, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये परफेक्ट सिनेरियो आपको मिलने वाला, मिल भी सकता है, आई एम नॉट सेइंग, मिल भी सकता है, लेकिन देर आर अदर सिनेरियोज विच आर मच मोर प्रोबेबल। यानी कि ऐसा हो सकता है कि 28 टाइम्स हेड आ जाए, 22 टाइम्स टेल आ जाए, ये भी ओके है ना, ये भी ठीक सिनेरियो, मतलब अभी समझ में आ रहा है आपका कॉइन बायस नहीं है। 23 टाइम्स हेड आ जाए, 27 टाइम्स टेल आ जाए, ये भी ठीक है भाई, ये भी कोई बुराई नहीं है, स्टिल माई कॉइन इज फेयर, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यदि 40 टाइम्स टेल आ जाए, 10 टाइम हेड आ जाए, तो आपको सोचना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं यार, ये जो कॉइन है ना ये नॉर्मल तो नहीं है भाई, ये बायस कॉइन है, ये टेल बहुत ज्यादा देता है, इस कॉइन को जब भी उछालो तो टेल ही आता है, तो ये बायस कॉइन है। यहां पर अपन को सोचना पड़ेगा। ओके, ठीक, तो भाई क्या हो रहा है, शी स्क्वायर टेस्ट इज जस्ट टू द रिवर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द अबाउ थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस क्या थी, ऊपर वाली थिंकिंग प्रोसेस ये है, कह रहा है द अबाउ थिंकिंग प्रोसेस इज फॉर यू कैन टेक द रिजल्ट द कॉइन इज नॉर्मल एंड गेस दैट द डिफरेंट केसेस वुड ऑकर। यानी क्या क्या केस हो सकते हैं, कॉइन को नॉर्मल अज्यूम करो और क्या क्या केसेस हो सकते हैं। मीन्स बट 10 हेड्स एंड 40 टेल्स आ रहे हैं, तो हम ये नहीं मानेंगे कि कॉइन नॉर्मल है। इफ दिट हैपन, यू मस्ट थिंक दैट यू कैन बाय अ लॉटरी इमीडिएटली।
यानी कि भाई आपको ये पता लग गया कि मेरा जो कॉइन है वो उसमें टेल ज्यादा आते हैं, तो भाई तुम लॉटरी ले लो, और ये पता हो गया कि इसमें वही आएगा, तो भाई तुम उसी को करने लग जाओगे। तो ये चीज तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। फाइन। ठीक। भाई क्या करते हैं फिर शी स्क्वायर टेस्ट के अंदर? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? लेट्स गेट बैक टू द एग्जांपल। इफ आई डोंट नो कॉइन आउटकम, यदि मेरे को नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, आई विल स्टार्ट माई एक्सपेरिमेंट एंड टॉस द कॉइन फॉर द 50 टाइम्स। 50 बार मैंने कॉइन को टॉस करा। हाँ, और मैंने नोट करा, आई नोटेड कि 28 टाइम्स हेड आया, 22 टाइम्स टेल आया। ओके, सो हाउ शुड आई विल बी यूजिंग द शी स्क्वायर हियर? हाउ आई एम गोइंग टू यूज द शी स्क्वायर हियर टू डिटरमाइन द आउटकम ऑफ द कॉइन? कैसे यूज करना है मुझे शी स्क्वायर? तो 50 टाइम्स जो है मैंने कॉइन को टॉस करा, 28 टाइम्स आई गॉट द हेड, 22 टाइम्स आई गॉट द टेल। ये मुझे आ गया ना। आई नीड टू अप्लाई शी स्क्वायर। सो हियर इज द फॉर्मूला फॉर द शी स्क्वायर, जो कि आपको लगाना है। एक्सपेरिमेंटल टाइम्स, theoretical times, expected value if the coin is balanced, observed minus expected का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड। दिस इज शी स्क्वायर। ये ना शी, ये जो एक्स का साइन है ना, इसको शी बोलते हैं, और इसके ऊपर जो स्क्वायर करा ना, तो ये शी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको शी स्क्वायर बोल रहे हैं तभी। तो ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, दिस इज शी स्क्वायर टेस्ट फॉर्मूला। अच्छा, अब लगाएंगे कैसे सर? ये तो हमें समझ में आ गया, 50 बार कॉइन को उछाल रहे हो, 28 टाइम हेड आ रहा है, 20 टाइम टेल आ रहा है, अब करे क्या? ये तो फॉर्मूला लिखा, कहां से ऑब्जर्व कहां से एक्सपेक्टेड, कहां लगाएं? ठीक है, चलो रुको, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, फॉर कैलकुलेशंस फॉर डिटरमाइन शी स्क्वायर, द इंफॉर्मेशन आई नीड इज द वैल्यू ऑफ शी स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, एंड कॉन्फिडेंस लेवल, जो मुझे चाहिए सब। ठीक है, रिक्वायर कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो 90 95 कितना होगा, ये सब मेरे को चाहिए। वी कैन पुट द 3 वैल्यू एंड वी कैन गेट द रिजल्ट्स। ये हम रख देंगे। तो ये देखिए, ऐसी टेबल आपको बनानी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक। तो आपने लिखा हेड और टेल, एक्सपेक्टेड है हमारा कि भाई 25 दोनों आने चाहिए। एक्सपेक्टेशन है हमारी कि भाई हमारा कॉइन नॉर्मल है और वो बायस नहीं है। यदि मैं 50 टाइम्स कॉइन को उछालता हूं, तो आई विल बी गेटिंग 25 टाइम्स टेल एंड 25 टाइम्स हेड। ये मेरे को मिलेगा। ठीक है, दैट्स आई विल बी गेटिंग। ओके, और ऑब्जर्व क्या हुई जब एक्चुअल में आपने उछाला कॉइन को? तो क्या हुआ? आपको 28 टाइम्स हेड मिला और 22 टाइम्स टेल मिला। तो भाई आपको बड़ा आसान है, ये देखो ऐसे लिखना है आपको। ये 28 टाइम्स हेड मिला, 22 टाइम्स टेल, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ये रियलिटी है। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। क्या बोला था उसने? ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड। तो ऑब्जर्व्ड है 28, एक्सपेक्टेड था 25, हेड के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं भाई मैं, आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू हेड। सो 28 माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, 22 माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, 0.72 आया। दिस इज शी स्क्वायर वैल्यू। नेक्स्ट आपको निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको, रो -1 इंटू कॉलम -1, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाउ मेनी रोज आर देयर सर इन कंटिंजेंसी टेबल? इसको कंटिंजेंसी टेबल बोलते हैं, जो ऑब्जर्व और प्रेडिक्टेड दोनों होता है, मतलब ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ कंटिंजेंसी टेबल। तो नंबर ऑफ रो कितनी है यहाँ पे सर? 2। कॉलम कितने? 2। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? रो -1 कॉलम -1, 2 -1 2 -1, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। सिग्निफिकेंस लेवल कितना लिया है आपने?
ये बोल रहा 95%, सिग्निफिकेंस लेवल तो भाई 5% ही होगा, कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, सिग्निफिकेंस तो 5% ही होगा ना। ठीक है, तो ये लिया आपने, तो ये तीनों वैल्यू मेरे को दे रखी है। आई गॉट शी स्क्वायर वैल्यू 0.72। वंस वी गेट दीज थ्री वैल्यू वी कैन लुक अप द शी स्क्वायर टेबल। शी स्क्वायर टेबल पे नजर डालिए, तो शी स्क्वायर टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू 0.05 यानी 5% पे 3.841 वैल्यू आती है। दिस इज द शी स्क्वायर टेबल। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे 5% के सिग्निफिकेंस लेवल पे 3.841 वैल्यू आती है। ओके, तो भाई भाई मेरा शी स्क्वायर की वैल्यू 0.72 आई, तो 0.72 इज लेस देन 3.84। ये देखो 3.84 है ये, सो 0.72 इज लेस देन 3.84। तो हम नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, और हम ये कहेंगे कंक्लूजन में कि भैया मेरा कॉइन तो फेयर है, वो गड़बड़ नहीं है, माई कॉइन इज फेयर, वो किसी एक की तरफ झुका नहीं है, इट्स अ फेयर कॉइन। तो भाई आप ये समझिए कि हेड और टेल आना ये तो कैटेगरिकल है, दिस इज कैटेगोरिकल इन नेचर, है ना। हेड आना टेल आना इट्स अ कैटेगरिकल प्रॉब्लम। आपने इसकी टेबल बनाई और ये कर दिया, पर बड़ा इजी सा प्रॉब्लम था। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम विच वी हैव कंसिडर्ड हियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्योंकि शी स्क्वायर की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम आई है, सो द कॉइन इज बैलेंस्ड एंड वी आर नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि, क्या बोलती है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ाया था ना, नल हाइपोथेसिस दैट कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देयर इज नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट। पढ़ो जरा क्या लिखा था H0 में। व्हाट वाज योर हाइपोथेसिस, ये पहले देना पड़ेगी ना। योर हाइपोथेसिस H0 सेज देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो हेड और टेल में कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हेड एंड द टेल। तो भाई यही जो है मेरे को मिला, मेरी वैल्यू कम आई क्रिटिकल से, तो देयर इज नो एसोसिएशन, मैंने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ शी स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। अब क्या कर सकते हैं सर, कोई दूसरा जो है वो आप एग्जाम्पल लो। ये तो बेसिक एग्जाम्पल था, इससे हमें हाइपोथेसिस समझ में आ गया। रोलिंग ऑफ अ डाइस का भी ले लो सर आप एग्जाम्पल। डाइस को रोल करते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट को समझने में बड़ी मेरी मदद करेगा। रोलिंग ऑफ अ डाइस। ओके, तो क्या करना है, नाउ लेट्स लुक एट अ बिट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, रोलिंग ऑफ अ डाइस। अब क्या हुआ, हमने 36 टाइम डाइस को रोल करा। देयर इज अ डाइस, आई डोंट नो यो फेयर है नहीं है भाई, मैंने 36 टाइम्स डाइस को रोल करा। ओके, और आफ्टर रोलिंग 36 टाइम्स मेरे को ये रिजल्ट मिला कि 2 टाइम 1 आया, 4 टाइम 2 आया, 8 टाइम 3 आया, 9 टाइम 4 आया, 3 टाइम 5 आया, और 10 टाइम्स 6 आया। ये मेरे को मिला रिजल्ट। मतलब मैंने तो बस 36 टाइम रोल करना था, मेरे को रोल करा, जो जो वैल्यू आई मैंने रिकॉर्ड कर ली, कितनी बार कौन सा नंबर आ रहा है वो कर लिया मैंने, तो ये आया मेरे को रिजल्ट। ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन डू, अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन वी हैव टू मेक अ कंटिजेंसी टेबल। अच्छा, आप ये बताइए एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी। आपने 36 टाइम यदि डाइस को रोल करोगे, आप ये कह रहे हो कि वो फेयर है, द डाइस इज फेयर, यानी वो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करता, किसी के भी फेवर में नहीं है वो। तो यदि वो फेवर में नहीं है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है मेरी। एक्सपेक्टेड वैल्यू भैया मेरी ऐसी है कि जो 1 है वो भी 6 टाइम्स आना चाहिए,
जो 2 है वो भी 6 टाइम्स आना चाहिए, जो 3 है वो भी 6 टाइम्स आना चाहिए, 4 है वो भी 6 टाइम्स आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए और 6 भी आना चाहिए। क्यों भैया, फेयर है ना, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन है। 36 टाइम्स मैंने रोल करा, एवरी नंबर शुड कम 6 टाइम्स, ये एक्सपेक्टेशन है मेरी। लेकिन हुआ क्या, ये आया है रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट विच केम। कोई बात नहीं, कंटिंजेंसी टेबल बनाते हैं, ये रही कंटिंजेंसी टेबल। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है भैया, हर कोई 6 बार आए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। और रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी, कि 1 जो है वो 2 बार आया, 2 जो है वो 4 बार आया, 3 जो है वो 8 बार आया, 4 9 बार, 5 3 बार और 6 10 बार आया। ये रियलिटी में हुआ, ऑब्जर्वेशन से। कोई बात नहीं, आपको पता ही है शी स्क्वायर का फॉर्मूला, समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो ऑब्जर्व्ड है 2, एक्सपेक्टेड है 6, तो 2 माइनस 6 बाय 6, मतलब 2 माइनस 6 का स्क्वायर बाय 6, तो पहले वाले का लिखा, ऐसे ही दूसरे वाले का लिखो, 6 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 6, 8 माइनस 6 का स्क्वायर बाय 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर बाय 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर बाय 6, 10 माइनस 6 का स्क्वायर बाय 6, ये लिखो। योर शी स्क्वायर वैल्यू इज 9.6, ये आई है, शी स्क्वायर की वैल्यू 9.6 आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, रो -1 कॉलम -1, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। कितनी रो है, हाउ मेनी रोज आर देयर, 2, तो 2 माइनस 1, कॉलम कितने 6, तो 6 माइनस 1 5, तो 5 इंटू 1 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आई 5, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। सिग्निफिकेंस लेवल नहीं भाई, सिग्निफिकेंस लेवल ये लेके चल रहा है, ये तो कॉन्फिडेंस, सिग्निफिकेंस लेवल ये 10% लेकर चल रहा है। लेट अस सपोज द सिग्निफिकेंस लेवल इज 10%, ठीक है। तो भाई टेबल उठाओ वापस से शी स्क्वायर वाली, अगेन पिक अप अ टेबल ऑफ शी स्क्वायर, ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पे, सिग्निफिकेंस लेवल 10% पे, मेरे को जो वैल्यू आती है थ्रेशोल्ड वाली वो है 9.2, 9.2, और शी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9.6, ये देखो शी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9.6 और थ्रेशोल्ड वैल्यू आ रही है 9.2, तो सीधी सी बात है शी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है थ्रेशोल्ड से। तो माय टॉस इज अनबैलेंस्ड, माय डाइस इज अनबैलेंस्ड, सीधी सी बात है। तो प्रीवियस एग्जांपल में छोटी आई थी, तो आपका कॉइन फेयर था। यहां जो डाइस है भाई वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, तो ये अनफेयर है, देख लीजिए थ्रेशोल्ड से बड़ी आई है। यही करता है शी स्क्वायर। आई होप ये दो बेसिक या प्राइमरी एग्जांपल्स थे और इससे आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, यू गॉट द कॉन्फिडेंस। सर इसमें थ्रेशोल्ड कैसे डिसाइड होगा? ये शी स्क्वायर की टेबल है ऑलरेडी, दैट्स अ गिवन, मतलब मैंने नहीं करा, ये टेबल में दिया हुआ है। आप सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए और आप सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू वो भी गिवन होगी प्रॉब्लम में, तो बस इनको मैच कर लेना कहां पर आ रही है, ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है, इससे कंपेयर करना है। सो जैसे हमारी लॉग टेबल होती थी ना, लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल, वैसे स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये टेबल दे रखी है, ये सब रेफरेंस टेबल्स हैं, जैसे इनको देखना है। ओके। ठीक, तो भाई इस तरीके से हमें मिला है पॉइंट। हाँ, तो यदि हम बात करें रिपोर्ट जो डेटा एनालिसिस डेटा साइंटिस्ट बनाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि क्या वो जो है कोई भी वेरिएबल सिग्निफिकेंस है या नहीं है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं।
अब अगला प्रॉब्लम लेते हैं, अब थोड़ा सा कठिन प्रॉब्लम लेने का जो है मेरा इरादा है। नाउ टेक अ प्रॉब्लम ऑफ ई कॉमर्स जेंडर वर्सेस परचेज ऑनलाइन। ये वाला प्रॉब्लम आप लेकर चलें, ठीक है? जेंडर वर्सेस, ठीक है, जेंडर वर्सेस योर परचेजिंग, कि मेल ज्यादा खरीदते हैं, फीमेल ज्यादा खरीदते हैं, कौन ज्यादा खरीदता है, ठीक है? ये काम अपन करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ रियल केस सिनेरियो। We are going to test whether gender plays an important role in the online purchasing or not of the grocery. Let's see. आपको ये इस तरीके से डेटा दिया गया है ऑनलाइन ग्रोसरी परचेज का, डेटा दिया गया है, ठीक है? इसमें क्या मेंशन करा है? ऑनलाइन ग्रोसरी परचेज वन, जेंडर मेल, परचेज वन, जेंडर मेल, परचेज वन, फीमेल। तो भाई काउंटिंग कर लो आप, वन मेल पे कितनी बार आ रहा है और फीमेल पे कितनी बार आ रहा है, काउंटिंग करो आप। जीरो मेल पर कितनी बार आ रहा है, फीमेल पर कितनी बार आ रहा है, ये काउंटिंग करो आप। तो यदि वन आ रहा है तो दैट मीन्स दे आर परचेसिंग, जीरो आ रहा है तो दैट मीन्स दे आर नॉट परचेसिंग। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा डेटा है ये दिया हुआ। अभी यहाँ तो इन्होंने डॉट 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 कर दिया, लेकिन अज्यूम कर लो, वो टेबल भी बना के दे दी इन्होंने। ओके, ये दे दी, और ये ऑब्जर्व है कुछ, दिस इज ऑब्जर्व, ऑब्जर्व डेटा है, यानी कि मेल और फीमेल डू नॉट परचेज ग्रोसरी ऑनलाइन। 527 मेल हैं वो नहीं करते, 72 फीमेल है वो नहीं करती, टोटल 599। परचेज ग्रोसरी ऑनलाइन, ये 206 मेल करते हैं, 102 फीमेल करती है, ये 308 टोटल है रो का। तो यहां पर रो का भी टोटल निकालने का, कॉलम का भी टोटल निकालने का, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। रो कॉलम दोनों का निकालने का टोटल, फाइन। और ये आ रहा है, ठीक है, आपके सामने। अब क्या करें? फ्रॉम द अबाउट टेबल वी कैन कैलकुलेट 66%, that is 599 upon 907, 66% of the people do not purchase food online, या कोई भी परचेसिंग ऑनलाइन नहीं करते। ये कैसे आया 66%? देख लीजिए, 599 है ना, टोटल डू नॉट परचेज ऑनलाइन, जो ऑनलाइन परचेसिंग नहीं करते, तो टोटल 599 है, मेल फीमेल दोनों को मिला दो। तो 599 डिवाइडेड बाय 907, 66%। जो ऑनलाइन नहीं खरीदते तो 34% ऑनलाइन खरीदते हैं, 100 में से माइनस करो, तो 34% ऑनलाइन खरीदते हैं। अब वो मेल फीमेल दोनों है जो खरीदते हैं ऑनलाइन, ठीक, आगे बढ़ो। इन दिस केस इफ यू कलेक्ट एन ऑनलाइन डिसीजन of 733 men and 174 women, how the she square is going to work here? she square काम कैसे करेगा, चलो देखते हैं। here is what you are been available। this is the observed table जो ऊपर बनी हुई थी। टोटल 733 मेल हैं और 174 फीमेल हैं। प्रॉब्लम क्या दे रखा है मेरे को? If we collect an online decision of 733 men and 174 women, how does the she square work? तो ये मेरे पास डेटा है जो मैंने ऑनलाइन कलेक्ट करा है। उसमें 733 मेल का डेटा है, 174 फीमेल का डेटा है, और उसमें कौन परचेज करता है कौन परचेज नहीं करता है, ऐसी टेबल बनी है, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। ये मेरी ऑब्जर्व्ड टेबल है, ठीक है। एंड अब मैं क्या कर रहा हूं, if there are 733 male 174 female, we can generate the following table by calculating the expected value from these ratios। एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम दिस रेशियो, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड बनानी। एक्सपेक्टेड टेबल कैसे बनेगी? हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट एन एक्सपेक्टेड टेबल? यानी कि 733 मेल है मेरे पास, 66% डोंट परचेस, तो 484 आया।
484 आया, ये देखिए, ये 484। 66% डोंट परचेज, ये तो था ना। 66% ऑफ द पीपल डोंट परचेज द ग्रोसरी फूड ऑनलाइन। तो 733 मेल का 66% 484 है। ओके, एंड एंड जो परचेज नहीं करते 484 है, तो जो परचेज करते हैं 733 में से 484 को माइनस करो तो 249 आ जाएगा। वो नहीं करते, मतलब वो परचेज करते हैं। ये टोटल 733 है। दैट्स व्हाट वी गेट एन एक्सपेक्टेशन। ये एक्सपेक्टेशन है। फीमेल के लिए क्या करें अपन? व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद द फीमेल? क्या हम यहां पर भी 174 का 66% निकालेंगे? फीमेल कितनी है हमारे पास? 174 है। सो 174 का 66% करिए आप। हाउ मच यू आर गेटिंग? लेट मी टेक द कैलकुलेटर। ओके, एंड आई एम डूइंग 174 multiplied by 0.66. The answer is 114.84. That can be round off to 115. तो ये फीमेल्स का 66% है। टोटल फीमेल 174 है, उनका 66% 115 होता है। तो इतनी फीमेल परचेस नहीं करती ऑनलाइन। टोटल आया 599। ठीक है, टोटल आया 599। ठीक है, अब 174 में से 115 को माइनस करो तो 59 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये नीचे वाली रो कंप्लीट हो गई। ठीक है, या नीचे वाली रो कंप्लीटेड। ठीक है, डन हो गया। तो भाई ये मेरा 66%, ये मेरा 34%, ये टोटल 907। अब क्या करना था मेरे को? शी स्क्वायर क्या काम करता है? ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड। तो ऑब्जर्व क्या था? ये था ऑब्जर्वेशन। दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्व में दिस इज 527 और एक्सपेक्टेड में 484। तो 527 माइनस 484 डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड 484। फिर क्या है नेक्स्ट? ये रहा ऑब्जर्व 72 में से एक्सपेक्टेड 115 माइनस करिए डिवाइडेड बाय 115। ये रहा दूसरा। फिर क्या है? ऑब्जर्व 206 माइनस 249। ठीक है, 246 कितना हो गया? हाउ मच इट इज? 206 माइनस 249 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 249, ये हो गया। फिर लास्ट वाला 59 माइनस 102 डिवाइडेड बाय 59। ठीक है, तो ये आ गया। तो भाई ऐसा मेरे पास ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड आया, ये मेरी शी स्क्वायर की वैल्यू आई। देन इन द नेक्स्ट केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देख लीजिए क्या लिखा है। आपके सामने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला गया है ना, यही करते थे अपन। सो व्हाट यू आर हैविंग इन केस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम? कितनी रो है, कितनी कॉलम है आपके पास? 2 रो एंड 2 कॉलम है। ठीक, तो भाई आपने ये करा, 1 आया। सिग्निफिकेंस लेवल नहीं, वही मैं लूंगा 10% सिग्निफिकेंस लेवल है। टेबल से चेक कर लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, सिग्निफिकेंस 10। तो देख लो डिग्री ऑफ टेबल से कहां गई डिग्री ऑफ टेबल, मतलब ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 सिग्निफिकेंस 10% का, तो 2.706 ये क्रिटिकल वैल्यू है। 2.70 आपकी कितनी आई? हाउ मच यू गॉट? आपकी जो वैल्यू आई है शी स्क्वायर की, वो आई है 58.4।
तो 58.4 तो 2 पॉइंट से बहुत बड़ी है। ठीक है, तो बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन जेंडर एंड ऑनलाइन परचेस। सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट थोड़ी ना ये। यदि कम आती तो इंडिपेंडेंट होता, यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती। नल हाइपोथेसिस क्या कहती है? कोई रिलेशन नहीं है जेंडर और ऑनलाइन परचेजिंग का। ठीक है, लेकिन भाई यहां क्या हुआ, हमें रिलेशन मिल गया, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी वैल्यू आई है आपकी। ठीक, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो गई यहां पर, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर सर थोड़ा H0 और H1 को एक बार समझा दीजिए। हाँ, H0 एंड H1 के बारे में आपको बताएंगे। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? ठीक है, मैं ऑडिबल हाँ आ प्रॉपर? रही। ठीक है, तो भाई यस सर। एच क्या होता है कि एक हाइपोथेसिस तो आपको देनी ही पड़ती है, कोई भी प्रॉब्लम ले लो। यू कैन कंसिडर एनी ऑफ द प्रॉब्लम, यू हैव टू कंसिडर द हाइपोथेसिस, जो मैंडेटरी है। ओके, और H0 के बारे में बोलूं मैं, यहां H0 ये कहता है कि वेरिएबल्स के बीच में नो कोरिलेशन, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। तो मेरे कैटेगरिकल जो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि शी स्क्वायर कैटेगरिकल के लिए कंसिडर करते हैं, अनोवा न्यूमेरिकल के लिए करते हैं। और अनोवा में भैया गेम उल्टा था। अनोवा में कहते थे कि इफ वी आर हैविंग ग्रुप्स G1 G2 G3, तो वही कहता था कि भैया ग्रुप ग्रुप का जो मीन है वो सेम है, ये कहते थे अपन अनोवा में, H0 में। और H1 में कहते थे नहीं है, नहीं भैया ग्रुप का मीन अलग अलग है, ये कहते थे H1 में। यहां बात कुछ और है, यहां ये कहते हैं H0 में ये कहते हैं कि जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, और H1 में कहते हैं डिपेंडेंट हैं। अच्छा, अभी आपका क्या हुआ, आपने ये एग्जाम्पल करा कि भैया जेंडर और ऑनलाइन परचेजिंग, जेंडर होता है मेल फीमेल, ये कैटेगरिकल, ऑनलाइन परचेजिंग यस एंड नो, ये भी कैटेगरिकल। तो ये दोनों डिपेंडेंट है या नहीं है, ये शी स्क्वायर निकाल के बताएगा आपको, और बता दिया उसने। ठीक है, बताया उसने कि आपकी जो वैल्यू आई है शी स्क्वायर की, वो 58 पॉइंट कुछ आई, और क्रिटिकल वैल्यू जो होती है दैट इज 2 पॉइंट समथिंग। तो भाई ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। ठीक है, ऑब्वियसली जब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो जो है आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। ठीक, यानी कि वेरिएबल्स डिपेंडेंट है। मतलब H1 एक्सेप्ट H1 एक्सेप्टेड है। एक्सेप्ट हुआ है, H0 रिजेक्ट हुआ, राइट। ये काम हो गया। अब उसमें कुछ कुछ बातें और हैं, ये और इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये आपको फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि मेल के रेस्पेक्ट में कितना, फीमेल के रेस्पेक्ट में कितना। अनोवा में भी ये इशू था, वो सिर्फ आपको एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बताता है स्टेटमेंट्स का, अंदर और डिटेल नहीं देता वो अंदर की कि किसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ। ठीक है, ये इनके ड्रॉबैक हैं, देखेंगे आगे, कोई इशू नहीं है। देख तो भैया ये इतना हुआ है को, ठीक है। तो भाई शी स्क्वायर में भी अपन ऐसे ही करते हैं, हाइपोथेसिस डिफाइन करो, कंटिजेंसी टेबल बनाओ, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, शी स्क्वायर निकालो, रिजेक्ट हो रही नहीं हो रही है, नल हाइपोथेसिस इसके बारे में लिखो। तो हाइपोथेसिस आपको डिफाइन करना पड़ती है। अभी क्वेश्चन आई था और ये सीधा सपाट स्टेटमेंट लिखी है, टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, ये नल हाइपोथेसिस है शी स्क्वायर में। और अल्टरनेट में क्या है कि दोनों डिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, उनके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, कंटिजेंसी टेबल बनाते हो फिर आप, यू मेक अ कंटिजेंसी टेबल जैसे ये बनी हुई है। ओके, रो एंड कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने डेटा को। फाइन, ठीक है, यहाँ लिखी भी एंट्री आई है, मेल 38, यस नो वगैरह कुछ भी हो सकता है, ये किसी भी चीज का डेटा हो सकता है, अभी तो मैं नहीं कह पाऊंगा, कुछ भी डेटा हो सकता है। ठीक है, और फिर वही टोटल वाली बात है, ये ऑब्जर्व है, दीज आर द ऑब्जर्व वैल्यू। इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू बनानी पड़ेगी, जो अपन ने ऊपर वाले प्रॉब्लम में बनाई थी, इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाओगे आप, हाउ यू आर गोइंग टू मेक एन एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस। आप क्या करोगे, ये 216 आया है ना, ये 400 है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू,
216 डिवाइडेड बाय 400, ये कितना आ रहा है? जो भी आएगा वो कंसिडर करो। एंड 184 डिवाइडेड बाय 400, ये और निकालो। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ये निकालना है। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको वहां पता। पर जो हम्म, वहां पर जो 66% था वो यहाँ पर ने ऑब्जर्व वैल्यू से निकाला। हाँ हाँ, वो ऑब्जर्व से निकाला था वहां पर ऊपर, और यहाँ पर भी यही करना है, ऑब्जर्व से निकालना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कितनी आ सकती है। लेट मी पिक अप द कैलकुलेटर। ठीक है, लेट मी पिक अप द कैलकुलेटर। और ये आ रही है 216 डिवाइडेड बाय 400, 0.54, 0.54 आ रहा है। तो भाई 0.54 आ रहा है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 38 बाय 0.54, वो एक्सपेक्टेड होगा। एंड 178 को भी 0.54 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सपेक्टेड कैसे बना रहा है। फाइंड द एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड के लिए भाई ये गणित लगाएगा, प्रोबेबिलिटी। तो यदि आप इसको देखोगे ना, तो फिर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाएगा समझने का। Based upon the null hypothesis, the two variables are independent. We can say that A and B are independent events. So independent events की probability ये आती है, PA intersection B is equal to PA into PB. This is the, on the basis null hypothesis, this is how we can write the probability of two independent events. ये होती है। एक्सपेक्टेड निकालना है आपको, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला दे रहा है, ये देखो, n into p, यानी probability of yes and the male, 82 by 400, 216 by 400, probability 0.11 आई है, 0.4, ये 44 आया कुछ, इवन एक्सपेक्टेड आया कितना, 44, ऐसा करके कुछ आया यहाँ पर। अब भाई मेरे को ये 44 आ गया, ये यस और नो मेल फीमेल इधर ले लिया इसने, ऊपर क्या करा था, ये यही था। ठीक है, ऐसे ही कुछ था वहां ऊपर। कैसे सॉल्व करा था आपने, ध्यान दो जरा वापस। यार इन दिस पर्टिकुलर केस आपका 66% आया था, तो यू मल्टीप्लाइड 527, हाँ 733 बाय 66, है ना। 733 को 66 से मल्टीप्लाई करा था आपने। ओके, तो आपका 484 आया था, है ना। उसी तरीके से यहां पर भी खेल करो, सेम थिंग। 82 है, मेरा कितना परसेंट आया, 216 बाय 400, 0.54। तो मैं 82 को 0.54 से मल्टीप्लाई करता हूं, लेट्स सी कितना आ रहा है। 82 मल्टीप्लाइड बाय 0.54, द आंसर इज 44.28। उसको राउंड फिगर में 44 कर देता हूं मैं। एक मिनट जरा नीचे देखो, ये तो कुछ ना कुछ ये गणित कर कुरा के 44 लिया आया, ये मेरे को भारी पड़ेगी, इतना मेरे को नहीं करना। जो ऊपर कर रहा था वो बहुत सही है, सिंपल है। तो देखो 44 आ गया। तो भाई मेरे पास यहां रो में, इस कॉलम में 82 है, टोटल 82 है। तो 44 यदि मेरा आ गया ऊपर, तो 82 में से माइनस करूंगा 44 को, तो नीचे मेरे को 38 आ जाएगा। तो लिखा है नीचे 38, ये देखो, ये 38 आ गया। फिर इसका क्या करें, फीमेल वाला, ये वाला केस, ये है टोटल 318, 318 है टोटल। तो इसका भी 0.54 निकालो, रुको जरा। 318 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, एज ये पता है ना 0.54 क्यों निकाल रहा हूं, 0.54 क्यों निकाल रहा हूं ये पता है ना आपको। वो 0.54 कहां से आया पता है ना। अरे ये 200, ऑब्जर्व से हाँ ये 216 को 400 से डिवाइड करा था, तो डिवाइड बाय 400 हाँ किया। हाँ, हाँ, तो ऑब्जर्व हाँ है। हाँ, तो वो 0.54 आया था। और जो 0.54 आया ना, उसको मैं इससे उससे भी, एक्सपेक्टेड निकाला। हाँ इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब इससे मल्टीप्लाई करा पहली बार, तो यहाँ की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। तो टोटल थी 82, उसमें से ये एक्सपेक्टेड को माइनस करा, तो ये नीचे वाली भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, बात खत्म हुआ। ये इजी मेथड है, वो हाँ ये नीचे इजी है। फॉर्मूला और है। ये जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है ना, इसमें तुम उलझ जाओगे, ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको। ये नीचे जो प्रोबेबिलिटी निकाल, इसलिए मैं इसको नहीं समझा रहा, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो अपन इजी मेथड से चलेंगे। ऑलराइट, ये हुआ। तो भाई ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे पास यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई है, ये 172 ऊपर वाली और 146 नीचे वाली। अब आपको शी स्क्वायर का तो फंडा पता ही है,
क्या होती है शी स्क्वायर? ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, ये आपको पता है। तो ये तुमने एक्सपेक्टेड बना ली, ऑब्जर्व ऊपर दे रखी थी। ऑब्जर्व तो तुम देख के बना लोगे डेटा को, उसमें कुछ है नहीं, एक्सपेक्टेड आप निकाल लोगे और ये समीशन करना है। ठीक है, तो पहले भाई अब वो आपको पता ही है यार, ये एक्सपेक्टेड है तो ऑब्जर्व, ऑब्जर्व क्या है 38, तो 38 माइनस 44 अपॉन 44, मतलब स्क्वायर करके, तो ये कर लोगे आप पूरा। ये देखिए, ये उन्होंने और टेबल भी बना ली। ऑब्जर्व 38 एक्सपेक्टेड 44, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड माइनस 6, स्क्वायर आया 6। ठीक है, ये लिख दी। मेल ये 178 172 ये करते ये पूरा लिख दिया, 2.22 आई, ये शी स्क्वायर की वैल्यू है 2.22। ओके, अब वो थ्रेशोल्ड, हाँ हाँ अब थ्रेशोल्ड हाँ, अब देखते हैं। तो ये जो टेबल बनी है आपकी, ठीक है, ये जो टेबल बनी है आपकी ऊपर, उसमें रो कॉलम कितने? 2 रो 2 कॉलम थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आई 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई। सिग्निफिकेंस लेवल कितना लेकर चले हो, ये मैटर करता है। तो आपने यहां यदि मान के चले सिग्निफिकेंस लेवल 10% लिया था, यानी 0.10 यदि ये लिया था, तो देख लो जरा टेबल चेक कर लो, टेबल कहाँ है। जैसे हाँ, ये 5% ले रहा सिग्निफिकेंस लेवल, कोई इशू नहीं है, 5% का ले रहा है, यानी 0.05 का सिग्निफिकेंस लेवल चल रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5% सिग्निफिकेंस है, तो उस पर शी स्क्वायर की वैल्यू 3.84 आती है थ्रेशोल्ड। देखता हूँ जरा, ऊपर टेबल दे रखी है, जरा चेक कर ले। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे 5% के सिग्निफिकेंस पे थ्रेशोल्ड आ रही है 3.841। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड आ गई। बस कुछ नहीं यार, अब तुम्हारी कितनी आई थी यहां पर वैल्यू? हमने जो सॉल्व करा है क्या लेकर आए अपन? व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग? 2.22। तो भैया 2.22 तो 3.8 से कम है, और यदि ये कम है, 2.22 इज लेस देन थ्रेशोल्ड, तो भाई मेरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या करें? 3.84 आई है, 2.22 आपकी आई है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये 2.22 यहां पर है, यानी ये एक्सेप्टेंस रीजन में है, ये नल हाइपोथेसिस के, ये रिजेक्टेड रीजन है, ये क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल 3.8, यानी 0 से लेकर 3.84 तक तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं नल हाइपोथेसिस। हाँ, इससे बड़ी हो गई तो रिजेक्ट मारूंगा। तो ये शी स्क्वायर बता रहा है, ये इससे बड़ी हो गई तो निपटा देंगे अपन। और मुझे मिल गया कि भाई 2.22 3.84 से कम है, यानी H0 एक्सेप्टेड, यानी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट। अब जो भी प्रॉब्लम लिया उसने, प्रॉब्लम के बारे में तो नहीं बताया उसने, सीधे तो टेबल बना के दे दी थी मेल फीमेल की, जो भी कारण रहा हो पीछे, बट वी फाउंड दैट कि मेरे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है और वो वाली रिजेक्ट हो रही है। ये मेरा शी स्क्वायर था। एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। तो ये शी स्क्वायर की कहानी हुई है। यस, एनी तो डाउट? सर यहाँ पर यस तो बोले। ची स्क्वायर की वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से लेस हाँ देन है हाँ, तो वो अपना नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, यानी वेरिएबल्स एक्सेप्टेड है। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, हाँ, और अगर उससे ज्यादा है तो फिर वो रिजेक्टेड। डिपेंडेंट डिपेंडेंट हाँ, रिजेक्ट हो डिपेंडेंट है, जाएगी। वेरिएबल डिपेंडेंट है फिर तो। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, अल्टरनेट एक्सेप्टेड। ठीक है, आई होप आपको ये इतने बेसिक एग्जाम्पल दिए हैं, प्राइमरी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस पे कुछ इश्यूज आने चाहिए आपको। ठीक है, आपको वैसे ये डिमांडिंग है दोनों, ये ची स्क्वायर और एनोवा हाँ हाँ, टेक्निक। शी स्क्वायर और नोवा दोनों डिमांड में है, तभी मैंने खास करके इन्हीं को टारगेट करा पढ़ाने के लिए कि मैं इनको बता दूं, शी स्क्वायर बता दूं, अनोवा बता दूं, तो ये मैंने करा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा शी स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, और इसमें एक तो ज़्यादा हाई फाई मैथ्स लगी नहीं, इसे ऑब्जर्व और वो एक्सपेक्टेड निकाल के और आप यू आर डूइंग द सोल्यूशन। ओके, एंड इट्स क्वाइट इजी, शी स्क्वायर। तो बस इतना ध्यान रखना, कैटेगरिकल दे रखे हैं उनके बीच में रिलेशन तो शी स्क्वायर, न्यूमेरिकल दिए तो अनोवा लगाना, इतना ध्यान में रखिएगा। ये इंटरव्यू में भी आता है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, स्टैटिस्टिक्स का तो जोर पकड़ेगा। ठीक है, तो ये बात है। आई होप आप लोगों को कोई डाउट होगा नहीं,